हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी के लिए एक और नई वीडियो के साथ में और एक और नए चैप्टर के साथ में हम सभी रूबरू होंगे। और आज के इस चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हिंदी कोर्स ए में आप लोगों के लिए एक क्षितिज बुक में थर्ड चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज। और हम आज इस लखनवी अंदाज के बारे में पढ़ेंगे एवं उनके बारे में समझेंगे कि क्यों इस तरह का नाम जो है दिया गया इस चैप्टर को। और दूसरी बात ये भी है कि लखनवी अंदाज के राइटर कौन है, लेखक कौन है, उन लेखक के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। देखिएगा, यह यशपाल जिनका नाम है, जो हमारे पास यहाँ एक फोटो है, इस फोटो में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये यशपाल हैं और इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है अच्छी तरह से। और इनका कुछ मानना है जो कि हमें इस चैप्टर में समझने में आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बताया कि यशपाल का जन्म जो है वो 1903 में हुआ, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में हुई और बाद में ये लाहौर चले गए। लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने बीए किया, यानी ग्रेजुएशन की, और वहां पर उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। यानी दो एक महान क्रांतिकारी हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपनी जान फांसी पर लटक करके दी, ऐसे दो वीर शहीद से उनकी मुलाकात हुई, उनका परिचय हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हो चुकी थी। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार। देखिएगा, यथार्थवादी शैली का मतलब होता है, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, ट्रुथ, यानी जो जैसा है या जो जैसा देख रहा है या वास्तविकता में उसकी जीवन शैली, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसके बारे में बताना, यह यथार्थवादी शैली के माध्यम से बताया जा सकता है। और ये इसके विशिष्ट रचनाकार हैं। इन्होंने जितनी भी अपनी कहानियां लिखी हैं वो सभी इसी शैली के माध्यम से लिखी है कि यथार्थता उसको बताना, जो वास्तविकता है उसके लिए सभी के सामने उजागर करना। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। यानी कि उनकी मुख्य रचनाएं जो हैं, साथ में यथार्थवादी के साथ में वह सामाजिक विषमता, यानी समाज में किस प्रकार की विषमता फैली हुई है उसके बारे में, एवं जो राजनीतिक पाखंड चल रहा है, राजनीति में जो पाखंड चल रहा है उसके ऊपर, और साथ में रूढ़ियों के खिलाफ, यानी कि जो रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, उनके खिलाफ भी उनकी रचनाएं लिखी हुई हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये सभी उल्लेखनीय हैं जो उन्होंने कहानियों में लिखा। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, अनेक उनके अन्य प्रमुख उपन्यास भी हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यानी उनकी जो भाषा है वही उनकी नेचुरल है, और नेचुरल भाषा का प्रयोग करके वह अपनी रचना को सजीवता में लाते हैं। यानी वो एक ऐसा लगता है कि वास्तविकता में जो उन्होंने लिखा है वही सच है। देखिएगा, इनके कहानी संग्रह यहां से लेकर के उन्होंने यहां तक कहा है, ये यहां कुर्ता तक। फिर दूसरा जो है एक उपन्यास उन्होंने लिखा, एक झूठा सच नाम का एक उपन्यास है, जिसके लिए या जिसमें एक भारत का जो विभाजन हुआ, भारत देश का जब विभाजन हुआ, दो और दूसरे राष्ट्र बने, तो उन राष्ट्रों के विभाजन की त्रासदी स्थिति जो थी, उस समय की जो स्थिति थी, उसके बारे में उन्होंने झूठा सच में लिखा है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं जिनका नाम अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, इन नाम से भी और भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। इसके बाद कहा जाता है कि इस चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी थीम जो है वो तैयार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस
पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। देखिएगा इस चारों लाइनों में जो एक वास्तविक अर्थ है वो मैं आपको बता देता हूं। कहने का मतलब केवल इतना सा है कि आज इस दुनिया में दिखावे का जो जीवन है वो ज्यादा हो चुका है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो आदर्शता है, वो बिल्कुल कम हो चुकी है। तो इस चैप्टर में केवल वही बताया गया है और उन लोगों के ऊपर एक कटाक्ष किया गया है, टोंट मारा गया है कि जो दिखावटी दुनिया पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जैसे कि उन्होंने उन सामंती वर्ग का मतलब होता है जो अपने आप को जो है जमींदार समझते हैं, सामंतदार समझते हैं, या जो ठेकेदार होते हैं, या जो पैसे को अपने आप में दिखावे के तौर पर कमाते हैं, पैसे को दिखाना इस तरह से करते हैं। तो वो जब जो चीज है उन लोगों के लिए उन्होंने कटाक्ष किया और एक व्यंग किया कि इन लोगों के कारण से ही आज भारतवर्ष की जो स्थिति है वो एक अलग नजरिए से देखी जाती है। तो यहाँ दो चीजें हैं, वास्तविकता का पतन और दिखावे का उत्थान। यानी कि वास्तविकता तो कम होती जा रही है, लेकिन जो दिखावा है वो बढ़ता जा रहा है। और इस चैप्टर में कवि या लेखक जो यशपाल नाम से हैं वो एक ट्रेन की यात्रा करते हैं और ट्रेन की यात्रा करते समय उन्हें इसी ही एक ऐसे नवाब के साथ उनका बैठना होता है और उनके साथ बैठने के साथ साथ वो किस तरह से अपने आप को कहानी का रूप दे देते हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। कहानी स्टार्ट होती है कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, यानी फुंकारना मतलब कि हॉर्न दे रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। किसने? कवि, लेखक ने इसलिए सेकंड क्लास की टिकट ली क्योंकि वो आराम से खिड़की के पास बैठ करके प्राकृतिक दृश्य को देखता रहे और एकांत में बैठ करके एक नई कहानी के बारे में सोच सके, इसलिए उन्होंने एक इस तरह से टिकट ली। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी जैसा उन्होंने सोचा था, अनुमान यानी जैसा उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल अपोजिट वो डब्बा था जिसमें बहुत सारे लोग थे। निर्जन का मतलब होता है कि लोगों का नहीं होना, लेकिन वहां पर लोग थे। एक वर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, यानी एक सीट पर लखनऊ के नवाबी नस्ल यानी कि नवाब साहब के कोई बेटे, नवाब साहब के कोई घर परिवार का कोई जो था वो एक सफेद पोश यानी कि वाइट कपड़ों में बैठा हुआ वहां पालती मारे हुए बैठे थे, सुविधा से, बिल्कुल बहुत आराम से। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। खीरे मतलब कि ककड़ी, देसी ककड़ी जो होती है उसको खीरा कहा जाता है। डिब्बे में हमारे सहजा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। होता है कभी कभी जब हम बहुत अच्छे से बैठे हों ट्रेन में और कोई अचानक से हमारी सीट के पास आ जाए और वो बैठ जाए, और उस समय हमारे लिए भी लगता है कि कभी कि काश हम अकेले ही बैठे होते तो आराम से शांति से जाते। तो ये एक असंतोष जो उन लखनऊ के बैठे हुए नवाब के मन में, आंखों में दिखाई दिया कि जब कवि लेखक की एंट्री हुई वहां पर बैठने के लिए तो उनके मन में एक ऐसा एकांत में जो चिंतन कर रहे थे उसमें एक विघ्न आया हो, जिसके कारण से वो अपने आप में अनकंफर्टेबल यानी कि असंतोष फील कर रहे थे। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो अब इस यहाँ पर लेखक जो है वो अपनी तरह से उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी नवाब साहब जो बैठे हुए थे बिल्कुल आलती पालती। अब देखो नवाबों का एक ऐसा उसूल भी होता है कि वो पहले से अपने आप को झुकेंगे नहीं, पहले से वो झुकेंगे नहीं, अपने आप के लिए झुकाएंगे नहीं। तो वैसे ही उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वैसे ही बैठे रहने दिया और उन्होंने संगति यानी कि जब कोई आया है तो उससे हाय हेलो या कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने संगति नहीं दिखाई, उत्साह ही नहीं था।
हमने भी उनके सामने की वर्त पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। यानी लेखक ने भी अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आत्मसम्मान के लिए उनसे आंखें चुरा ली कि भाई अब इनसे कोई वार्तालाप नहीं करना है, क्योंकि जब उन्होंने भाव नहीं दिया तो हम भी क्यों दें। ऐसे एक मानसिकता है जो होती है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। खाली बैठ करके कल्पना करते रहने की एक पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। देखिएगा इस पैराग्राफ में पूरे के पूरे पेज पर यह बताया गया है कि उन्होंने जब भाव नहीं दिए, दोनों एक दूसरे से विपरीत बैठे रहे, तो उन्होंने, लेखक ने ये सोच लिया था उनके बारे में, लखनऊ के नवाब साहब के बारे में, कि हो सकता है कि ये भी एक किसी कहानी की खोज में हो, इसलिए अकेले यात्रा करना चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी सोच लिया था कि हो सकता है कि उन्होंने अपने दर्जे के लिए, अपनी एक दिखावटी दुनिया के लिए, हो सकता है कि उन्होंने सेकंड क्लास की सीट रखी हो और उन्होंने ये सोच करके भी रखी हो कि कहीं कोई मेरे से छोटा व्यक्ति अगर मुझे देखे तो वो मुझे कभी नीचा ना समझे, मझला व्यक्ति ना समझे। तो अकेले सफर कर वक्त काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीद रखे हो। ऐसा लग रहा था कि वो अकेले, वो अपने आप को अकेला फील ना करे, इसलिए उन्होंने खीरे को खरीद लिया था और उनके साथ वक्त काटने के लिए खीरा रखो। ऐसा वो विभिन्न प्रकार का विचार जो है वो उनके मन में चलने लगा था। इसके साथ हम कनखियों, यानी कि मतलब होता है कि लेखक अपने बारे में कहता है कि लेखक ने तिरछी नजर से, कनखियों मतलब तिरछी नजर से उनकी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया है। और नवाब साहब उस समय खिड़की की तरफ देखते, अपनी खीरे की तरफ देखते, तो इस तरह से उन्होंने देखना स्टार्ट किया। और अचानक से अगर नवाब साहब की नजर पड़ी तो नवाब साहब ने कहा कि ओह, नवाब साहब ने अब उनसे अचानक ही, सहसा यानी कि अचानक ही उनसे पूछ लिया कि आप खीरे का शौक फरमाइए, यानी आप खीरे खाइए। यानी वो खीरे खाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक नॉर्मलिटी, एक फॉर्मेलिटी इस तरह से कि नॉर्मल तरीके से कि भाई आप भी क्या खीरे खाएंगे, आदाब फरमाया और खीरे के लिए पूछा। इसके बाद नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। यानी अचानक अगर कोई भाव ना दे रहा हो और फिर अचानक ही कह दे कि लो आप खाइएगा, तो थोड़ा सा जो एक परिवर्तन है वो कभी हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है कि भाई एक जगह तो पहले वो इतना इग्नोर कर चुका है इंसान, और इग्नोर करने के बाद में फिर अचानक वो अपन से ऐसा कह रहा है, तो ये चीजें जो हैं उसको थोड़ा सा ठीक नहीं लगी। भांप लिया, उसने समझ लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं, यानी कि आप अकेले ही खाइएगा, मुझे नहीं खाना है। इस तरह से नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। यानी कि उन्होंने दोनों तरफ के खीरे से सिर यानी कि थोड़ा सा टुकड़ा निकाल करके उसको उस पर रगड़ा, जिससे कि उसका जो व्हाइट झाग है वो निकल आए, यानी कि उसकी कड़वाहट जो है वो बाहर निकल करके आ जाए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यानी उसको छील करके उनकी फांकें यानी कि उसके पीस किए और पीस करने के बाद वो तौलिए पर क्या करते गए, सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। यानी सुर्खी यानी कि इस तरह से ऊपर से उसके ऊपर जो है नमक, मिर्च और मसाला जो है जीरा वगैरह लगा दिया।
उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा यानी उनकी जो प्रत्येक क्रियाकलाप हैं, जो वो एक्टिविटी वहां पर कर रहे हैं, वह और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्वित हो रहा था। कहने का मतलब यह है कि अभी उन्होंने खीरे खाए नहीं हैं, खीरे खाने के भाव बना लिए हैं कि ऐसा वो सोच रहे हैं कि मैं खीरा खा रहा हूं, और उनके जो होंठ हैं, उनका जो जबड़ा है, वो जबड़ा इस तरह से वो करने लग गए थे जैसे कि उन्हें बिना खाए ही खीरे की रस आ रहा हो, आनंद आ रहा हो। हम कनखियों से देखकर यानी तिरछी निगाहों से देखकर सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। बल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम हीरा है। फिर से उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप एक और बार सोच लीजिए, आप बिल्कुल खाइएगा, शर्माइएगा मत। इस तरह से लेखक से उन्होंने दोबारा भी पूछा कि आप भी खीरे खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला फरमाइए। किबला यानी आप अकेले ही खाइए, और मैदा भी जरूरी का मतलब जो यहाँ मैदा भी का मतलब यह है कि उन्हें अभी इच्छा नहीं हो रही है, आप खा लीजिए, मुझे नहीं खाना। इस तरह का उत्तर जो है यशपाल यानी कि लेखक ने दे दिया। इसके बाद हालांकि लेखक के लिए मन में पानी तो आने लग गया था, उनके मुंह में पानी तो आने लग गया था, क्योंकि वो ऊपर से वो नमक मिर्च मिला हुआ खीरा जो है वो किसके लिए अच्छा नहीं लगता है, सभी के लिए लगता है, तो उनके भी मन में इस तरह से आ गया था। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी दीर्घ यानी बहुत बड़ा, निश्वास यानी अपनी श्वास को छोड़ा, निश्वास यानी छोड़ना। तो जैसे ही उन्होंने नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से कि भाई अब उन नमक मिर्च लगी हुई फांकों को अच्छे से देखा, सतृष्ण हो गए, और देख करके और संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देख करके और उन्होंने एक लंबी सांस भरी और सांस छोड़ी, और बाहर देखते हुए खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए और फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। मतलब वो उस खीरे को उठाते हैं, उठा करके होंठ तक लाते हैं और उसको सूंघ करके और अपनी आंखों को बंद करते हैं, और वो ऐसा मान लेते हैं कि मैंने उस खीरे को खा लिया है, और वो अपने उस आनंद में अपनी पलकें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो देखिएगा इस तरह से जो नवाब साहब हैं और ये यहाँ पर हमारे जो यशपाल लेखक हैं वो बैठे हुए हैं, और यहाँ ये टेबल पर एक ग्लास है जिसमें पानी है और यहाँ पर लगी हुई जो है खीरे हैं। तो मूंद ली, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने वो खीरा जो है खाया नहीं, केवल अपने मुख तक लाए और मुख तक लाने के बाद में उसको वहीं पर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। मतलब नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और फेंकने के बाद तौलिए से अपने हाथों को, अपने ओंठों को पोंछ लिया और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। कहने का मतलब यह है कि वास्तविकता कितनी नीचे चली गई है और हम अपने दिखावे को कितने ऊपर तक लेकर के आ गए हैं कि खीरे को खाया तक नहीं, और खीरे को खाना तो छोड़ो उसको चखा तक नहीं, और उन्होंने अपने आप में ये सोच लिया कि मैंने वो खीरे खा लिए, और उन्होंने वो बाहर फेंक दिए और हाथ पैर धो करके मुंह पोंछ करके और अपनी आंखों से यशपाल की तरफ देख करके कहा कि ये होता है नवाबी अंदाज, ये होता है रईसी। तो इस तरह से ऐसा वो कहना चाह रहे अपनी आंखों से। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। इसे तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और
नजाकत। इस तरह से यहाँ पर इस चैप्टर में ये बताया गया है कि लखनऊ के नवाब जो हैं वो अपना किस तरह का अंदाज रखते हैं और उस अंदाज में किस तरह से वो जो है वास्तविकता को कम करते जाते हैं, यथार्थता को कम करते जाते हैं, लेकिन जो दिखावा है उसको किस तरह वो अपने ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। यही आज की परिवेश, यही आज का वर्तमान है कि सामने वाला क्या सोचेगा। इस नजरिए से हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को भी ढक देते हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप होता है, लेकिन हम अपने दिखावे को ज्यादा प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा। आगे देखिए कि हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? ये प्रश्न उन कवि ने, उन लेखक ने किया जो सामने बैठे हुए थे, हालांकि बोल करके नहीं, अपनी एक डायरी में लिख करके कि चलो मान लिया कि इस तरह का खीरा हमने इस्तेमाल कर लिया तो हमारे लिए सुगंध आ गई, स्वाद आ गया। स्वाद आया नहीं, स्वाद की कल्पना की है। खाया होता तो स्वाद आता, खाया ही नहीं है तो स्वाद की केवल कल्पना की है, इमेज किया हुआ है और उससे संतुष्ट हो गए। तो ये जो है वे तो सूक्ष्म तरीका है, ये तरीका जो है ठीक है मान लिया, लेकिन क्या इस तरह के तरीके से उदर की तृप्ति यानी कि पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे ढकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद मेजे का मतलब होता है कि वो पेट पर बोझ डाल देता है जिससे कि नींद ज्यादा आती है, आलस जरूर आता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? ये उनके लिए उत्तर मिल गया जो यशपाल उस ट्रेन में बैठने के पहले सोचते थे। इस तरह हमने इस चैप्टर में समझा कि किस तरह से एक इंसान, एक लखनऊ का नवाब अपने दिखावे को कहां तक लेकर के जाता है और एक लेखक उस दिखावे से क्या सीख लेता है। ये दोनों चीजें हमने आज समझी और इसके जो हमारी चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम देखते हैं। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं थे? मतलब क्यों ऐसा लग रहा था लेखक को कि ये मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं? तो उन्होंने उत्तर में लिखा कि लेखक के अचानक ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों तथा मुख पर उनके एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने के चिन्ह को और असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की और ना ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। इस कारण से उन्हें पता चला कि नवाब साहब जो हैं वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित करना मतलब संकेत देता है, इशारा करना, संकेत अथवा इशारा मतलब किस बात की ओर इशारा करता, उनके किस नेचर की ओर इशारा करता, स्वभाव की ओर। तो उत्तर दिया कि नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया, यानी उन्होंने नहीं खाया। लेखक ने खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसे तुच्छ दिखावे के इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघ कर फेंक दिया। नवाब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिखावे की जिंदगी जीते हैं और अपनी रईसी सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ बताया गया। अगला प्रश्न है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक
कहां तक सहमत हैं? उत्तर दिया कि हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत है। देखो ये क्यों कहा गया, क्योंकि जब बिना खाए डकार आ सकती है केवल सूंघ करके, तो क्या बिना पात्रों के, बिना कहानी के, बिना विचारों के, बिना घटना के क्या कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है, इससे बिल्कुल सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्व यानी कि कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई ना कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। ये कहानी के आवश्यक तत्व माने गए हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो जो है कहानी नहीं बन पाएगी। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर में आप लोगों को खुद से भी इसका उत्तर करना है। आप क्या क्या आज के समय में इस तरह का देखते हैं वो भी लिख देना है। नहीं देखते हैं तो यहां पर एक बार देख ले, इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान, आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शानो शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया था। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस चैप्टर में ये प्रश्न हमारे पूरे हुए। इसके अलावा हमारे पास कोई भी प्रश्न जो है अगर बनते हैं तो ये छोटा सा चैप्टर है, और इस छोटे से चैप्टर में आप लोगों को एक दो प्रश्न जो हैं कि इस तरह से कि आज के परिवेश में जो दिखावा है वो किस तरह का हो चुका है, इस पर हमें छोटा सा निबंध लिखने को आ सकता है, जो कि इस पाठ के आधार पर हमें लिखना है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने लखनवी अंदाज, जो कि क्षितिज नामक बुक में आपका 3rd नंबर का चैप्टर है और यह हमारे कोर्स ए में दिया गया है, इसके हमने क्वेश्चन आंसर सहित पूरे चैप्टर को समझा। कोई भी अगर दिक्कत हमारे लिए आती है तो इस चैप्टर को एक बार दोबारा पढ़ें, पढ़ने के बाद इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। केवल इसकी थीम इतनी सी है कि एक लेखक जिसे कहानी लिखनी है वो बिना विचार की कहानी नहीं लिख पा रहा है, तो वहाँ पर वो एक ट्रेन की कक्ष में बैठता है, बर्थ पर बैठता है, जहाँ सामने नवाब बैठा हुआ होता है। तो वहाँ पर इस तरह का जो क्रियाकलाप वहाँ पर होता है, उससे उनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस कहानी में जो है सामंती वर्ग यानी कि जो रईस होते हैं उनके ऊपर एक टॉन्ट कस करके लेखक ने यहाँ कहा है कि वो किस तरह के लोग होते हैं जो केवल दिखावे पर ही विश्वास रखते हैं, उन्हें किसी भी और चीज़ से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा, और भी अगर कोई प्रश्न बनते हैं तो उसके उत्तर आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं बिल्कुल आपके लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई ऐसी ही एक और कक्षा के साथ में। लेट्स क्रिकेट।